गुड मॉर्निंग क्लास। टॉपिक में आज हम लोग पढ़ेंगे जीएस। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, डेट आ गया है, तो इससे आज हम लोग संबंधित चर्चा करेंगे जीएस पर। अब जीएस में देखिए पहला क्वेश्चन है, विलंब ज़्यादा नहीं करके क्योंकि ज़्यादा जीएस आपको देना है। पहला क्वेश्चन है कि गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। हम यहाँ से क्वेश्चन लिखना शुरू कर रहे हैं। गाड़ी की हेडलाइट, गाड़ी की हेडलाइट मतलब जो आगे वाली लाइट होती है जिसे उजाला देता है, इससे पूछ रहा है कि गाड़ी की हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। तो गाड़ी की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का प्रयोग गाड़ी की हेडलाइट में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के वेव की गणना सबसे पहले किसने की थी। दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है पूरा अच्छे से। प्रकाश के वेव की गणना, प्रकाश के वेव की गणना, प्रकाश के वेव की गणना सबसे पहले कौन किया था। तो रोमर। क्वेश्चन रहेगा रोमर। अगला क्वेश्चन है आपका, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम, यानी प्रकीर्णन का मतलब फैलना। कौन ऐसा रंग है जो कम फैलता है। तो लाल रंग। सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है। लाल रंग का। अगला क्वेश्चन आपका आगे है, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। किस रंग की तरंगदैर्घ्य, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो यह भी क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर लाल, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य मतलब दूर तक जाता है और फैलता कम है। तो प्रकीर्णन सबसे कम पूछे तभी लाल रंग, और तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक पूछे तो भी लाल रंग। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को अपना पूरा प्रतिबिंब, अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो आधी, जो भी वस्तु है आधी। आधी का मतलब हम आपको बता दें कि जो भी वस्तु जितनी लंबी है उसके लंबाई की आधे अगर दर्पण रहेगा तो उसका पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। उधर बैठिए ना। अगला क्वेश्चन है, सूर्यास्त के बाद भी, सूर्यास्त के बाद भी सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना। क्वेश्चन है, सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना। सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, ये क्या है। तो यह अपवर्तन है, अपवर्तन है। अगला क्वेश्चन है आपका, 1909 के चार्टर एक्ट को किस नाम से जाना जाता है। 1909 के चार्टर एक्ट, 1909 के चार्टर एक्ट को किस नाम से जाना जाता है। जिसका नाम है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है 1909 के चार्टर एक्ट को। अगला क्वेश्चन आपका है, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है। तो आपको मालूम होगा कि हमारे संविधान का भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, जिसको लिया गया है, पूछ रहा है कहाँ से। तो इसको लिया गया है आयरलैंड से, आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व तो संविधान के भाग 4 में है।
इसको आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य, तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर भारत का बनने वाला पहला राज्य जो है वो है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, सामान्य आचार संहिता का संबंध किस आर्टिकल से है? 10वां क्वेश्चन है, सामान्य आचार्य संहिता, समान आचार संहिता का संबंध पूछ रहा है किस आर्टिकल से है? तो समान आचार संहिता का संबंध आर्टिकल 44 है। आर्टिकल 44 यह भी भारत के नीति निर्देशक तत्व में है। तो हमको आर्टिकल पूछ रहा है कि किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल क्या है? 44 है। स्क्रीन दिखाई दे रही है। अगला क्वेश्चन है, किस आर्टिकल के अनुसार राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है? किस आर्टिकल के अनुसार राष्ट्रपति को शपथ, किस आर्टिकल के अनुसार राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है? तो इसका आर्टिकल याद रखना है आपको, आर्टिकल 60 है। आर्टिकल 60 के अनुसार राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, संसद के कितने सदन, संसद के कितने सदन होते हैं? क्वेश्चन कह रहा है संसद के कितने सदन होते हैं, तो आपको बता दें कि संसद के, तो इसका आंसर होगा दो सदन होते हैं। लेकिन संसद पर हम लोग थोड़ा देख ले रहे हैं। संसद जो है इसका उल्लेख आर्टिकल 79 में है। संसद के यहाँ पूछा कि कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा का नाम है निम्न सदन और राज्यसभा का नाम है उच्च सदन। इसको लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है, लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। आर्टिकल 79 है, यह आर्टिकल 80 है, इसका उल्लेख आर्टिकल 81 में है। अब हमारा क्वेश्चन था कि संसद के कितने सदन, तो 2 सदन, एक उच्च सदन, यह उच्च सदन है, यह निम्न सदन है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि संसद के अंग, अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछ दे अंग, संसद के अंग कितने होते हैं, तो इसके 3 अंग होते हैं। अब 3 अंग कौन कौन से हो रहे हैं? एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, एक है राष्ट्रपति। तो संसद के अंग पूछे तो 3 और सदन पूछे तो 2। ठीक, हमको लग रहा है यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा आपको। आगे हम बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन है बजट का उल्लेख किस आर्टिकल में है? अगला क्वेश्चन है बजट का उल्लेख किस आर्टिकल में पूछ रहा है? तो आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 में बजट का उल्लेख किया गया है। अब भारतीय बजट का जन्मदाता पूछता है, जन्मदाता, तो जेम्स विल्सन नाम का एक व्यक्ति जिसे भारतीय बजट का जन्मदाता कहा जाता है। यहाँ तक अगर क्वेश्चन आपको हो गया हो तो हम आपको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सरकार की कितनी निधियां हैं? क्वेश्चन हम यहाँ से लिख रहे हैं, सरकार की निधियां, सरकार की निधियां, सरकार की कितनी निधियां हैं? तो 3 निधि है। वो कौन कौन है इसको भी आप देख लीजिए।
एक संचित निधि है, संचित निधि, एक है लोक लेखा निधि, एक है आकस्मिक निधि। तो इसका उल्लेख आर्टिकल 266 है, इसका उल्लेख भी आर्टिकल 266 है, इसका उल्लेख आर्टिकल 267 है। यानी सरकार की निधियां पूछे तो सरकार की क्या निधि होती है? 3 निधि होती है, एक संचित निधि, एक लोकलेखा निधि, एक आकस्मिक निधि। तो संचित निधि यह जो है राष्ट्रपति के लिए है आकस्मिक निधि, और बाकी यह जो है संचित निधि, लोकलेखा निधि अलग निधि है। अगला क्वेश्चन कर रहा है सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किस भाग में है? सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किस भाग में पूछ रहा है? भाग में है। अगर भाग पूछे तो भाग 5, भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति है, बृहस्पति है। अब देखिए सौरमंडल में हम यहाँ पर पूरा सौरमंडल के बारे में समझा दे रहे हैं। जिससे सूर्य है, सूर्य के बाद जो ग्रहों का क्रम है, देखिए यह है बुध, यह है शुक्र, ये पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम, इसको तो हटा दिया गया है। तो देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 ग्रह सूर्य का जो चक्कर लगाते हैं इन्हें ग्रह कहा जाता है। 1, 2, 3, 4, इन 4 में जो पहले ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसको बीच से हम बांट दे रहे हैं। इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है, आंतरिक ग्रह, इनको कहा जाता है वाह्य ग्रह, वाह्य ग्रह। अब जो आंतरिक ग्रह हैं तो इनका आकार छोटा होता है, आकार छोटा होता है, इनका आकार बड़ा होता है। सबसे ज़्यादा ग्रह बृहस्पति के पास हैं। अब इनसे काफ़ी क्वेश्चन उठाता है। अब इस डायग्राम के माध्यम से आप समझेंगे तो हमको लग रहा है काफ़ी समझ में आएगा। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह पूछे तो बुध है, यह सूर्य के सबसे नज़दीक है। सबसे तीव्र गति से चक्कर लगाने वाला ग्रह भी बुध है। अब यहाँ पर देखिए शुक्र से कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, गर्म पूछे तो शुक्र है। सांझ का तारा या भोर का तारा, यह शुक्र है। प्रेशर कुकर भी शुक्र है। तो सांझ का तारा, भोर का तारा, सबसे गर्म ग्रह, प्रेशर कुकर, पृथ्वी की बहन, यह शुक्र है। अब देखिए मंगल है, इसको मंगल नहीं, पृथ्वी है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। मंगल है, इसको लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। शनि को सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है, सबसे सुंदर ग्रह। अब सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर बोले तो वरुण है। तो हमको लग रहा है इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको कई क्वेश्चन बता दिए। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा था तो बृहस्पति। अब इसके माध्यम से सूर्य से उनका क्रम बता दिया गया है। आकार में सबसे बड़ा, अगर आकार का क्रम याद रखना तो नंबर 1 सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है, फिर पृथ्वी है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद मंगल है और सबसे छोटा बुध है। तो इस क्रम में भी आप याद रख सकते हैं 1, 2, 3, 4, मतलब सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उसके बाद दूसरे नंबर पर शनि, उसके बाद तीसरे नंबर पर अरुण, चौथे नंबर पर वरुण, उसके बाद 5वें नंबर पर बृहस्पति, 6वें नंबर पर शुक्र, 7वें नंबर पर मंगल और 8वें नंबर पर बुध। तो हमको लग रहा है यह बात समझ में आ गई होगी आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्र की गहराई नापने के लिए, समुद्र की गहराई नापने के लिए, समुद्र की गहराई नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वह है फैदोमीटर।
फेदोमीटर हो गया। अगला क्वेश्चन है भूकंप जहां सबसे पहले महसूस किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भूकंप जहां सबसे पहले महसूस किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसका नाम है, इसको हम बता दे रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए, पहले इसका आंसर देख लीजिए। भूकंप जहां सबसे पहले उसे अभिकेंद्र या अधिकेंद्र कहते हैं। अभिकेंद्र या अधिकेंद्र। अब भूकंप पृथ्वी की आंतरिक संरचना अगर हम देखेंगे तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 भागों में बांटा गया है। अब क्रस्ट या क्रस्ट है, इसके बाद मेंटल, इसके बाद सबसे आखिरी में अंदर जो है कोर है। तो जो भूकंप आता है तो जो हमारा क्रस्ट है एटानिक प्लेटों पर टिका हुआ है। इन एटानिक प्लेटों में जब खिसकाव होता है तो भूकंप का अनुभव किया जाता है। तो भूकंप जहाँ से उत्पन्न होता है और जहाँ सबसे पहले महसूस किया जाता है, तो क्वेश्चन हमारा था भूकंप जहाँ सबसे पहले महसूस किया जाता है। तो देखिए, जहाँ से उत्पन्न होगा भूकंप इसे भूकंप केंद्र कहेंगे, भूकंप केंद्र। और जहाँ सबसे पहले महसूस किया जाएगा उसे अधिकेंद्र या अभिकेंद्र कहेंगे। तो हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि भूकंप जहाँ से उत्पन्न होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं और जहाँ पर सबसे पहले महसूस किया जाता है उसे भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यह भूकंप जो है इसे नापने का पैमाना रिएक्टर पैमाना है। रिएक्टर पैमाना है। भूकंप से जो तरंग चलती है, 3 प्रकार की तरंग चलती है। हम यहाँ तरंग अगर पूछे तो तरंग 3 प्रकार की है। एक का नाम P, एक का नाम S, दूसरे का नाम है L। प्रारंभिक, सेकेंडरी और लो वेव। इसकी गति सबसे तेज होती है। इसकी गति उसकी अपेक्षा कुछ कम होती है। इसकी गति सबसे कम होती है। अच्छा देखिए, जिसकी गति सबसे तेज होती है उससे कम नुकसान होता है और जिसकी गति सबसे कम होती है इससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो आज जीएस में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपको लेके आए हैं। आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। हमको लग रहा है कि यह वीडियो आप देखेंगे तो आपको काफ़ी लाभ होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।